नमस्कार साथियों। तो आज हम बात कर रहे हैं यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें हम कैन और एवं कुड के प्रयोग को सीख रहे थे। पहला रूल हम पढ़ चुके हैं, तो अभी बारी है रूल नंबर 2 की। तो रूल नंबर 2 आपसे कहता है कैन का प्रयोग परमिशन अनुमति देने के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जब भी हम किसी को परमिशन दे रहे हैं या परमिशन ले रहे हैं तो फिर हम कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यू कैन गो नाउ, तो तुम अब जा सकते हो। तो हम आपको परमिशन दे रहे हैं, तो हम यहाँ देखिए कैन का प्रयोग कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, यू कैन नॉट एंटर माई रूम। तो यहाँ पे देखिए कि आप मेरे रूम में एंटर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी एक परमिशन का भाव आ रहा है, तो हमने प्रयोग किया है कैन का। अगले में देखिए कैन आई हेल्प यू। यहाँ पे हम परमिशन ले रहे हैं किसी से, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, तो भी यहाँ पर हम प्रयोग कर रहे हैं कैन का। तो कैन का प्रयोग परमिशन लेने के लिए या परमिशन देने के लिए, दोनों के लिए किया जाता है। रूल नंबर 3। तो देखिए साथियों, हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की। तो रूल नंबर 3 है कैन का प्रयोग थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, सैद्धांतिक संभावना को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे कि एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक, कोई भी व्यक्ति मिस्टेक कर सकता है। कोई भी व्यक्ति है तो ये एक सैद्धांतिक चीज है, किसी से भी मिस्टेक हो सकती है। तो सैद्धांतिक संभावना को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है कैन का प्रयोग। यह है रूल नंबर 3, एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक। कोई भी व्यक्ति मिस्टेक कर सकता है, गलती कर सकता है, तो हमने प्रयोग किया कैन का। इसी तरह देखिए रूल नंबर 4, कुड का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी, जिसकी संभावना नगण्य है, को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे कि देयर कुड बी ए बॉम्ब अंडर योर सीट, आपकी सीट के अंदर एक बॉम्ब हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत नगण्य है, रिमोट पॉसिबिलिटी है। तो इसके लिए हमने प्रयोग किया कुड का। तो रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4। रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में हम देखेंगे कैन का प्रयोग दोस्ताना निवेदन करने वाले प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है। जब भी हम किसी से दोस्तात्मक यानी फ्रेंडशिप वाला निवेदन कर रहे हैं, तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे कैन का, लेकिन प्रयोग करेंगे प्रश्नात्मक वाक्यों में, इंटेरोगेटिव वाक्यों में ही करेंगे, जिसमें प्रश्न की पूछे जा रहे हैं, उसमें हम प्रयोग करेंगे कैन का। एवं कुड का प्रयोग औपचारिक निवेदन करने वाले प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है। प्रश्नात्मक वाक्यों में उदाहरण के लिए देखिए कि हम किसी से दोस्ताना निवेदन करके पूछ रहे हैं कैन आई टेक योर स्कूटर। अब स्कूटर किसी से मांग रहे हैं तो कोई दोस्त होगा, उसी से मांगेंगे, ऐसे औपचारिक किसी से तो नहीं मांगेंगे। तो हमने यहाँ प्रयोग किया कैन का। दूसरा देखिए कुड आई टेक टू मिस्टर शुक्ला। अब यहाँ पर हम निवेदन कर रहे हैं, औपचारिक फॉर्मल रूप से निवेदन कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रयोग किया कुड का। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि एबल टू का प्रयोग कैन और कुड के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों की क्षमता दर्शाते हैं। पहला ही हमने नियम पढ़ा था कि कैन और कुड ये कैपेसिटी बताते हैं, ये आपकी क्षमताओं को बताते हैं, ये आपकी एबिलिटी को बताते हैं। तो एबल टू भी किसका क्षमता को बताता है, तो इसका एक साथ एक वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते। जब भी आपके प्रश्न आएगा और आपको रॉन्ग वाला देखना है, इनमें से कौन सा वाक्य रॉन्ग है, कौन सा सही है, तो आप अगर देखेंगे कि कैन का और कुड का प्रयोग एबल टू के साथ हो रहा है, तो ये वाक्य आपका गलत है। जैसे कि इसमें दिखा रखा है आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, तो ये वाक्य आपका सरासर गलत है, क्योंकि इसमें कैन का प्रयोग भी हो रहा है और एबल टू का प्रयोग भी हो रहा है। जब भी ऐसा वाक्य आता है तो आपको देख लेना है कि ये वाक्य आपका गलत है। ऐसा करके हम अपने वाक्य को सुपरफ्लुअस बना देते हैं। सुपरफ्लुअस के अर्थ है मोर देन व्हाट इज नीडेड, जिसकी आवश्यकता है उससे भी ज्यादा आपको उसमें प्रयोग कर रहे हैं। ये आपके वाक्य को सुपरफ्लुअस बना देता है। इस वाक्य का सही फॉर्मेट होगा कि या तो हम कैन का प्रयोग करें या फिर एबल टू का प्रयोग करें। ये दोनों एक ही वाक्य में प्रयोग में नहीं लिए जा सकते, अलग अलग वाक्यों में एक एक प्रयोग में लिए जा सकते। देखिए जैसे आई कैन नॉट कम टुमारो, तो इसमें हमने कैन नॉट का प्रयोग कर लिया, और एबल टू का प्रयोग हमने दूसरे में किया आई विल नॉट एबल टू कम टुमारो। अब ये दोनों ही सही है, क्योंकि एक साथ इसमें एबल टू और कैन का प्रयोग नहीं हो रहा। तो इस तरह से हम रूल नंबर 5, कुड से पास्ट क्षमता व्यक्त की जाती है, परंतु कार्य का होना परफॉर्मेंस नहीं। कुड से किसी की पास्ट क्षमता है उसको हम व्यक्त करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस, जैसे कि कार्य का कोई हो रहा है और उस व्यक्ति की या उस सब्जेक्ट की परफॉर्मेंस है, उसको हम कुड से व्यक्त नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं आई कुड सिंग वेरी वेल एबिलिटी, ये है इसकी एबिलिटी, ये इसकी क्षमता को व्यक्त करता है। व्हेन आई वाज यंग, जब एंड आई वाज एबल टू परफॉर्म वेल। यहां पे देखिए एबिलिटी और एक्शन इन पास्ट, इसमें दिखा रहा है ये परफॉर्मेंस तो है, लेकिन पास्ट का एक्शन है एट कॉन्सर्ट्स। तो नेगेटिव वाक्यों में कुड अथवा एबल टू में किसी एक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमने प्रश्नवाचक वाक्यों में भी देखा था, या तो कैन का प्रयोग करेंगे या फिर एबल टू का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से जो नेगेटिव वाक्य है उसमें या तो हम कुड का प्रयोग करेंगे या एबल टू में से किसी एक का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखिए द डॉक्टर कुड नॉट सेव द पेशेंट, तो यहाँ पे देखिए कुड का प्रयोग हो गया। अगर एबल टू का प्रयोग करते हम अनेबल, तो फिर हम
देखिए द डॉक्टर वाज अनेबल टू सेव द पेशेंट, तो एक साथ इसका प्रयोग नहीं कर सकते, अलग अलग वाक्यों में हम प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से कैन का भी हमने देखा कि जब भी प्रश्नवाचक जो वाक्य है उसमें हम या तो कैन का प्रयोग कर सकते थे या फिर एबल टू का प्रयोग कर सकते थे। उसी तरह से हम कुड का प्रयोग करें या फिर एबल टू का प्रयोग करें, लेकिन एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते एक वाक्य में, क्योंकि ये भी आपकी क्षमता को दोनों ही दर्शाते हैं, तो दोनों की क्षमता को दर्शा रहे हैं, तो एक वाक्य में हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। कैन और कुड के प्रयोग के बाद अब हम बात करेंगे मे, माइट एवं मस्ट। तो मॉडल्स में हमने कैन और कुड के प्रयोग पढ़ लिए, अब इसके बाद मे, माइट एवं मस्ट इन तीनों का उपयोग हम सीखेंगे। रूल नंबर 1 है मे का प्रयोग संभावना व्यक्त करने के लिए, अनिश्चितता के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जब भी कोई संभावना है या यहां पर भी अनिश्चितता का भाव आता है तो हम प्रयोग करते हैं मे का। जैसे कि देखिए इट मे रेन टुनाइट, हो सकता है, संभावना है, आपको मौसम दिख रहा है, ऐसी परिस्थितियां हैं कि संभावना है कि बारिश हो जाए, इट मे रेन टुनाइट, तो हमने प्रयोग किया मे का। जहां पे भी संभावना अनिश्चितता का भाव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन लग रहा है, अनिश्चितता की भावना है, संभावना है, तो फिर हमने प्रयोग किया मे का। रूल नंबर 2, मे का प्रयोग इच्छा को व्यक्त करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है। जब भी आपकी इच्छा है, काश ऐसा हो जाए, आप लंबे जियो, तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं मे का। उदाहरण के तौर पे देखिए मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे जियो, तो हमने प्रयोग किया, यहाँ पे आपकी इच्छा है, ऐसी ऐसी आपकी कामना है, कामना को व्यक्त कर रहे हो, तो हम आपने प्रयोग किया मे का। रूल नंबर 3, यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो तथा सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट या सो दैट या इन ऑर्डर दैट से प्रारंभ हो तथा इससे पर्पस उद्देश्य का बोध होता हो, सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे का प्रयोग होता है। किसी भी सेंटेंस में मान लीजिए दो क्लॉज है, एक प्रिंसिपल एक मुख्य है और दूसरा है इसका सबऑर्डिनेट अधीनस्थ पद है, तो उसके लिए हम अगर पहला जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो प्रेजेंट टेंस में है और जो उसका अधीनस्थ है वो जुड़ा हुआ है दैट से, सो दैट से या इन ऑर्डर दैट, इन तीनों में से किसी से भी जुड़ा हुआ है, तो प्रारंभ, तो इसका उद्देश्य का कोई बोध हो रहा है, तो हम सबऑर्डिनेट क्लॉज जो अधीनस्थ क्लॉज है उसमें मे का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए वी ईट सो दैट वी मे लिव, सो दैट से जुड़ा हुआ है, जो इसका प्रिंसिपल क्लॉज है, फर्स्ट क्लॉज है, वो प्रेजेंट टेंस में है, तो हमने यहां पर प्रयोग किया मे का, प्रयोग किया मे का। तो वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम इसलिए खाते हैं जिससे कि जिंदा रह सके। तो इस तरह से देखिए मे के 3 रूल्स हमने पढ़े। इसके बाद आता है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में हम बात कर रहे हैं माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी, या कहीं पे भी कम संभावना है किसी चीज की को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जबकि मे का प्रयोग मोर पॉसिबिलिटी, ज्यादा संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कहीं पे भी कोई चीज है जिसकी कम संभावना है तो हम प्रयोग करेंगे माइट का, अगर उसी चीज की अधिक संभावना है तो मे का प्रयोग करेंगे। यह है रूल नंबर 4। जैसे कि ही माइट पास द एग्जाम, वह यहां पे माइट का प्रयोग किया है, ही माइट पास द एग्जाम बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस, उसकी बुद्धिमत्ता को देखते हुए आई डू नॉट हैव मच होप, वह एग्जाम में पास हो सकता है, इसकी संभावना कम है, क्योंकि जो भी उसकी बुद्धिमत्ता है, इंटेलिजेंस है, उसको देखते हुए आई डू नॉट हैव मच होप, मुझे ज्यादा इसकी होप नहीं है, तो यहां पे देखिए संभावना कम है, तो हमने प्रयोग किया है माइट का। रूल नंबर 5, अगर संभावना बहुत अधिक हो तो मस्ट का प्रयोग करें, अगर संभावना बहुत कम है तो माइट का, अगर संभावना न ज्यादा है न कम तो मे का प्रयोग करें, अगर संभावना बहुत अधिक तो मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे देखिए ही स्टे इन 5 स्टार होटल्स, वह 5 स्टार होटल्स में स्टे करता है, एंड ट्रेवल्स बाय फ्लाइट, और ट्रेवल करता है फ्लाइट से, तो ही मस्ट बी वेरी रिच, तो उसकी संभावना बहुत अधिक है कि वो एक रिच होगा, वो एक धनी व्यक्ति होगा, क्योंकि जो 5 स्टार में रह रहा है, फ्लाइट से ट्रेवल कर रहा है, तो कोई वो गरीब तो नहीं होगा, इसकी संभावना बहुत अधिक है कि वो कैसा होगा, रिच है, तो हमने यहाँ पर प्रयोग किया मस्ट का, क्योंकि संभावना इसकी बहुत अधिक है और बहुत अधिक संभावना है, तो हम प्रयोग कर रहे हैं मस्ट का। अगर बहुत कम संभावना होती तो हम प्रयोग करते माइट का। रूल नंबर 6, मे का प्रयोग सम्मान के साथ निवेदन या अनुमति लेने के लिए प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है। अगर हम किसी को सम्मान के साथ निवेदन कर रहे हैं और अनुमति ले रहे हैं तो हम प्रश्नात्मक वाक्यों में, जो भी प्रश्नात्मक वाक्य है उसमें हम मे का प्रयोग करते हैं। सबको पता है जब भी आप क्लास के अंदर आते हो और टीचर से आप क्या ले रहे हो, सम्मान के साथ अनुमति ले रहे हो, निवेदन कर रहे हो, तो आप बोलते हो मे आई कम इन सर, तो आपने प्रयोग किया मे का। मे का या माइट का के साथ पॉसिबली या लाइकली का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि दोनों संभावना दर्शाते हैं, मे भी संभावना दर्शा रहा है, पॉसिबल भी संभावना दर्शा रहा है, माइट भी संभावना दर्शा रहा है, लाइकली भी संभावना दर्शा रहा है, और एक ही वाक्य में आप प्रयोग नहीं कर सकते, जैसे हमने देखा था पिछले भी कैन कुड के प्रयोग में भी देखा था। तो एक साथ जब भी संभावना है तो हम प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे कि इसमें एक साथ संभावना का प्रयोग कर दिया, मे का प्रयोग कर दिया, पॉसिबिलिटी का प्रयोग कर दिया, दो एक म्यान में 2 तलवार कैसे जा सकती है, एक ही जाएगी, तो इसीलिए ये वाक्य सेंटेंस है वो गलत हो गया।
कई बार आता है इनमें से कौन सा वाक्य गलत है, तो आप जब देखोगे मे भी है, पॉसिबल भी है, तो ये सेंटेंस गलत है आपका। ये सही कब होता? वी में पॉसिबली कम टुमारो, मे भी है इसमें, पॉसिबल भी है, तो ये सेंटेंस गलत है। सही जब होता है या तो मे हो या पॉसिबली हो। तो इसमें देखो मे हमने लगा दिया, वी मे कम टुमारो, ये वाक्य सही है। वी विल पॉसिबली कम टुमारो, ये वाक्य भी सही है। एक म्यान में एक तलवार है इसीलिए सही है, एक म्यान में दो तलवार होती तो नहीं होता सही। तो इसी के साथ आपके कैन कुड का प्रयोग हो गया, मे माइट मस्ट का प्रयोग हो गया, और अगले मॉडल्स में हम पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सेल एवं विल का प्रयोग। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेल का प्रयोग, विल का प्रयोग कब करते हैं। ये मॉडल्स भी है, ये भी एक वर्ब की ही फॉर्म है, मॉडल्स कोई अलग से नहीं है। मॉडल्स को हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज करते हैं, लेकिन कभी भी मॉडल्स को मेन वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं होता। ये नियम था, हमने पढ़ा था आपसे वर्ब में कि कभी भी मॉडल्स है वो मेन वर्ब के रूप में कार्य नहीं करेगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य कर सकता है। लेकिन कुछ अपवाद भी बताए थे आपको, आप अच्छे से पढ़े वर्ब को। वर्ब एक ऐसा टॉपिक है कि जो बहुत ही बेसिक है, नीम मान लो इसकी। जब भी आप ग्रामर पढ़ रहे हो, सेंटेंस पढ़ रहे हो, तो ये एक नीम है। नीम अगर मजबूत होगी, वर्ब आपके मजबूत होंगे, आपको कहीं भी टेंस में, ग्रामर में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए वर्ब को आप अच्छे से पढ़ो तो आपकी ग्रामर बहुत सॉलिड होगी। तो साथियों, हम कैन और कुड का प्रयोग पढ़ चुके हैं, और साथ ही साथ हम वर्ब की कुछ फॉर्म्स के बारे में भी सीखेंगे। रोजाना हम कुछ फॉर्म लेंगे 10 या 12, और उनको हम एक साथ जैसे रिवाइज करते जाएंगे, तो हमारी क्या है जो फॉर्म है, वर्ब की फॉर्म है, वो अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। और एक साथ जब हम पढ़ेंगे तो थोड़ा बोरिंग लगता है, तो हम एक एक करके कुछ 8-10 फॉर्म्स रोजाना हम आपके प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि आपको रिवाइज हो जाए और अच्छे से आप इनको सीख सको। तो फॉर्म ऑफ वर्ब्स, तो मेन वर्ब है उसकी कुछ फॉर्म्स होती हैं। हालांकि ये वर्ब का लास्ट का टॉपिक है, इसको हम क्लियर करेंगे, लेकिन उस समय हम केवल पढ़ाते जाएंगे इन फॉर्म्स को, आपको बोरिंग लगेगा। तो हम छोटे छोटे टुकड़ों में, वर्ब के ही चैप्टर में छोटे छोटे टुकड़ों में रोजाना के लेक्चर में हम आपको ये उपलब्ध कराएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि वर्ब, मेन वर्ब है उसकी जो फॉर्म है वो मुख्य रूप से 3 होती है। हालांकि आजकल 5 भी फॉर्म बताई जा रही है, जैसे कि प्रेजेंट टेंस में ऐसे आईएस जोड़ते हैं तो उसको भी एक अलग से फॉर्म का एक रूप बना दिया, और इसी तरह से आईएनजी वाला जो कंटिन्यूअस टेंस में होता है उसको भी बना सकते हैं हालांकि, लेकिन मुख्य रूप से 3 फॉर्म्स होती हैं। तो हम बात कर रहे हैं ग्रुप 1 की, और इस ग्रुप 1 में इनका पैटर्न एक ही है। एक ही तरह से हम इसकी सेकंड फॉर्म बनाएंगे और थर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो अपना पहला जो वर्ब है एराइज, एराइज का अर्थ होता है उठना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है एरोज, एंड थर्ड फॉर्म इज एराइजल। ऐसे अवेक, अवेक का अर्थ होता है जागना, एंड सेकंड फॉर्म इज अवोक, एंड थर्ड फॉर्म इज अवेकन। नेक्स्ट इज वी, वी का अर्थ होता है होना, इसकी सेकंड फॉर्म है वाज, वर, एंड थर्ड फॉर्म इज वीन। थर्ड वियर, वियर का अर्थ होता है जन्म देना, एंड इसकी सेकंड फॉर्म इज वोर, एंड थर्ड फॉर्म इज वॉर्न। वियर का अर्थ एक होता है सहन करना, इसकी सेकंड फॉर्म इज आल्सो सेम वोर, लेकिन थर्ड फॉर्म है इसकी वॉर्न, लेकिन पीछे इसमें आएगा ई, वॉर्न के ये है सहन करना। विकम, विकम इज बनना, विकेम एंड विकम। बिगिन, आरंभ करना, बिगेन, बिगुन। बाइट, दांत से काटना, बाइट का अर्थ है दांत से काटना, सेकंड फॉर्म इज बिट एंड बिटन। बिलो, हवा का चलना, ब्लू, ब्लोन। बाइंड, बाइंड का अर्थ है बांधना, बाउंड, बाउंड। तो ये आज की कुछ फॉर्म है ग्रुप 1 की। कल भी हम चर्चा करेंगे ग्रुप 1 की कुछ फॉर्म्स का, और अच्छे से हम इनको कवर करेंगे। सारी फॉर्म्स है ग्रुप 1 ग्रुप बी, एक जैसे तरह से जो चेंज होता है इसको हमने ग्रुप 1 में डाल दिया, और दूसरी तरह से ईडी लगाते इसको ग्रुप 2 में डाल देंगे। इस तरह से हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और अच्छे से क्लास लेते रहिए रोजाना की, तो आपकी जो अंग्रेजी ग्रामर है वो हम पूरा कवर कराएंगे।